हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 9 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ आंसर की के साथ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कौन से दिन मनाया? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। कल के दिन हम लोगों ने थैलेसीमिया डे मनाया। थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया बेसिकली एक तरीके की बीमारी होती है, या फिर आप इसको इनहेरिट ब्लड डिसऑर्डर बोल सकते हो। अब इनहेरिट का मतलब समझते हो क्या होता है? इनहेरिट बोला जाता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि एक से दूसरे में पहुंच जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप में कुछ आदतें ऐसी जरूर होंगी जो कि आपके पेरेंट्स से आपको मिली होंगी, राइट? या फिर आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको पेरेंट्स से अपने प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब इसी तरीके से पेरेंट्स से बच्चों में आने वाली ब्लड के थ्रू जो बीमारियां होती हैं, ओके, वो थैलेसीमिया में कंसीडर करी जाती हैं। तो थैलेसीमिया को क्या बोलते हैं? एक तरीके का इनहेरिट ब्लड डिसऑर्डर होता है ये। बेसिकली थैलेसीमिया एक उस बीमारी का नाम है जिसमें सिम्टम होता है खास तौर पर कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है और धीमे धीमे ये कम ही होती चली जाती है लगातार। सो दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया। आपको बता दूं, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के आधार पर हर साल 10,000 बच्चे कम से कम भारत में पैदा होते हैं थैलेसीमिया से ग्रसित। कहने का मतलब 10,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें इस तरीके का इनहेरिट ब्लड डिसऑर्डर देखने को मिलता है जो कि उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो हर साल 8 मई को यह दिवस मनाया जाता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए थैलेसीमिया को लेकर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज बिल्डिंग फॉरेस्ट पॉन्ड्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर? आपसे कह रहा है बारिश के पानी को बचाने के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड मतलब तालाबों की स्थापना कर रही है कौन सी राज्य सरकार? ये है हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार। ये फॉरेस्ट पॉन्ड की स्थापना कर रहे हैं बारिश के पानी को बचाने के लिए। हिमाचल की अगर बात करें तो वहां पर तालाबों की स्थिति कुछ इस तरीके की हो रखी है। तो पिछले कुछ टाइम से हिमाचल प्रदेश सरकार इनको साफ करने के लिए कई सारे अभियान चला रही थी। अभी लगभग हिमाचल प्रदेश के कई सारे डिवीजन के कई सारे तालाबों को साफ किया जा चुका है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार फॉरेस्ट पॉन्ड प्रोग्राम लॉन्च कर रही है और ये जो प्रोग्राम है ये कौन सी स्कीम के तहत आता है? इस स्कीम का नाम है पर्वत धारा स्कीम। क्या नाम है? पर्वत धारा स्कीम। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ये जो नए तालाबों की स्थापना कर रही है पानी को बचाने के लिए या स्टोर करने के लिए, ये कौन सी स्कीम के तहत है? ये पर्वत धारा स्कीम के तहत है। तो अल्टीमेटली इसका मेन मोटो ये है कि तालाबों की कंडीशन को यहां से इस कंडीशन तक ले जाना है। इस तरीके से प्रॉपर फॉरेस्ट पॉन्ड की स्थापना करनी है जो कि आने वाले टाइम में पानी की किल्लत से बचाने का काम करेगा। इस पूरी स्कीम के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने डिवीजन में लॉन्च किया गया है? इस स्कीम को ध्यान रखना है, 10 डिवीजन में लॉन्च किया गया है। ये 10 डिवीजन कौन कौन से हैं? हमीरपुर हो गया, बिलासपुर, डलहौजी, नूरपुर, नाचाम, जोगिंदरनगर, राजगृह, थियोंग, पार्वती और नालागढ़। ये 10 ऐसे डिवीजन हैं जहां पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश में गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में एडवाइजरी ग्रुप लॉन्च किया गया है आरआरए 2.0 को असिस्ट करने के लिए, मतलब आरआरए 2.0 को मदद करने के लिए। अब ये आरआरए क्या है? आरआरए का मतलब है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। कहने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक नया ग्रुप गठित किया है और इस ग्रुप का काम होगा रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटीज को क्या करना? सलाह देना। पहले आप जान लो आरआरए करता क्या है। आरआरए का काम यह होता है कि जितने भी भारत में बैंक्स हैं इन सभी को आगाह कराना आरबीआई की गाइडलाइन से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन सभी बैंकों के लिए एक जैसी होती है और सभी बैंकों का कर्तव्य ये होता है कि वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करें और जब वो आरबीआई के नॉर्म्स का वायलेशन करते हैं तो आरबीआई की तरफ से उन पर पेनाल्टी भी लगाई जाती है। तो पिछले कुछ टाइम पे कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक शायद गाइडलाइंस को समझ नहीं पा रहे ठीक तरीके से। तो अल्टीमेटली ये जो नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है इसका मेन काम होगा कि आरआरएस को एक्चुअली आरबीआई की गाइडलाइंस का मतलब समझाना और प्रॉपर ब्रीफिंग करना।
क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है इसके हेड कौन बनाए गए हैं। तो इसके हेड बनाए गए हैं एस जानकी रमन। क्या नाम है? एस जानकी रमन। और आपको शायद पता ना हो, एस जानकी रमन एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कौन है? एसबीआई के एमडी। एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? ये हैं दिनेश कुमार खारा। एक चीज और, ये जो एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है ये अगले 1 साल के लिए फिलहाल गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीएसयूज हैज साइंड एमओयूज विद बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन इन रीडेवलपमेंट ऑफ बद्रीनाथ धाम। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी हाल ही में ये जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ का जो उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके पास इसकी केयर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके साथ कितने पीएसयूज ने अभी हाथ मिलाया है। टोटल भारत के 5 पीएसयूज ने इनके साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो 5 इज द राइट आंसर। ये 5 पीएसयू कौन कौन से हैं? इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और गेल। ये 5 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ पैक्ट साइन किया है। अब देखो, ये जो पांचों पीएसयूज हैं इन्होंने करीब 100 करोड़ आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल अमाउंट है 99.6 करोड़। मतलब करीब करीब 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इन पांचों कंपनीज ने मिलकर। किसके लिए? बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। इस पूरे पैसे का यूज बद्रीनाथ धाम की सेवा के लिए किया जाएगा। मतलब कहने का, इसको रिकंस्ट्रक्ट और डेवलपमेंट करने के लिए किया जाएगा। इस पैसे की मदद से बद्रीनाथ धाम में आने वाले पर्यटकों के लिए प्रॉपर टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ ऐसे यहाँ पर ब्रिजेस हैं जो कि काफी पुराने हो गए हैं, टूट सकते हैं, उनका रेनोवेशन किया जाएगा। कुछ यहाँ पर नए ब्रिज भी बनाए जाएंगे। ओके। और साथ में यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वहां पर पर्यटकों के लिए पेंटिंग्स भी बनाई जाएंगी। तो इस तरीके की कई सारी चीजें जो कि पर्यटकों को बढ़ावा देगी यहाँ पर, जो कि बद्रीनाथ धाम में 5 पीएसयूज के द्वारा आवंटित किए गए इस 100 करोड़ रुपए की मदद से किया जाएगा। ओके। तो आपको ध्यान रखना है, ये 5 पीएसयूज हैं जिन्होंने एक तरीके से 100 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं बद्रीनाथ धाम में। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक चीज और, जो एमओयू साइन किया गया है ये 5 पीएसयूज की तरफ से तो किया गया है, लेकिन बद्रीनाथ धाम की तरफ से ये एमओयू किसने साइन किया है? बद्रीनाथ धाम की तरफ से हमारे जो टूरिज्म सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है दिलीप, ये आईएएस अधिकारी हैं बेसिकली, दिलीप जावलकर। क्या नाम है? दिलीप जावलकर। इनके द्वारा इस पैक्ट को साइन किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में G20 की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसको अटेंड किया गया। तो ये हमारे मिनिस्टर, जाहिर सी बात है, पर्यटन मंत्रालय इनके पास है और इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बार G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग को इटली में ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रहलाद सिंह पटेल इसको अटेंड करने नहीं गए, इन्होंने वर्चुअली ही इसको अटेंड किया है भारत से। अब G20 की बात करें तो G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी और G20 के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है मारियो ड्रिगी। क्या नाम है? मारियो ड्रिगी इनका नाम है। ओके। और आपको पता है ये जो पूरी मीटिंग हुई है इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है टूरिज्म बिजनेस को प्रोटेक्ट करना, किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और किस तरीके से इस व्यापार को बचा के रखा जाए। वरना आप देख रहे हो कोविड की लहर से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो इस टाइम पर करा रहा है और पर्यटन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे में पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज है कि किस तरीके से टूरिज्म बिजनेस को बचाया जा सके, उस पर यह मीटिंग करी गई थी। और इसका बेस है बेसिकली ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के द्वारा अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के रूरल डेवलपमेंट के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? नाबार्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक ऐसी संस्था है जिसका काम है हर राज्य के अंदर रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा आवंटित करना। मतलब हर राज्य के अंदर गांव के डेवलपमेंट के लिए पैसा आवंटित करना। तो नाबार्ड ने अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में गांव के डेवलपमेंट के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी है? इनके द्वारा 9,162 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करी गई है। अब ये जो धनराशि है इसको कई सारे फिगर्स में बांटा गया है, जैसे कि इसमें से 3,842 करोड़ रुपए दिए गए हैं लॉन्ग टर्म लोन के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म लोन। मतलब कहने का कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो रूरल एरियाज हैं वहां पर जो लोग लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो उसके लिए टोटल 3842 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। उसके बाद 3,757 करोड़ की धनराशि शॉर्ट टर्म लोन के लिए आवंटित करी गई है। और इसी तरीके से
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1269 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ये हिसाब है करीब 9162 करोड़ का, जो कि नाबार्ड के द्वारा आवंटित किए गए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर रूरल डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड की स्थापना 1982 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और नाबार्ड के इस टाइम पे चेयरपर्सन है गोविंद रजलू चिंताला। क्या नाम है? गोविंद रजलू। और आपके लिए अनाउंसमेंट है, आप सभी को पता ही है इस टाइम पर, जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखें। 7 मई से नया बैच जीएसजीके का स्टार्ट हो चुका है। ये फुल बैच है जहां पर मैं आपका अनअकैडमी प्लस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस इको सब कवर करा रहा हूँ। अभी यहाँ पर 2 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में करा चुका हूँ और वैदिक पीरियड करा चुका हूँ। ये 2 क्लास हो चुकी हैं। अभी आपका ज्यादा नहीं छूटा है तो आपके पास टाइम है, अभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड है वरुण 777। इसकी मदद से आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस टाइम पर ऑफर भी चल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्स्ट्रा 2 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो डोंट वेट, क्योंकि ये दोबारा जो बैच है ये अब सीधे जुलाई में आएगा। जून में कोई भी बैच नहीं आना है। ये बैच जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं नया बैच नहीं लॉन्च करूंगा। तो अभी आपके पास मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज इनॉग्रेटेड कोविड केयर सेंटर्स इन विच आईएनएस यूनिट। आपसे कह रहा है अभी हमारी नौसेना के द्वारा एक नया कोविड केयर सेंटर जिसकी स्थापना कौन से आईएनएस यूनिट में करी गई है? यह है आईएनएस चिल्का। आप ये मत समझना कि यहां पर बात हो रही है इंडियन नेवल शिप चिल्का की। देखिए, हमारे जितने भी इंडियन नेवल शिप हैं उनकी अपनी एक यूनिट होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आईएनएस ऐरावत है, तो आईएनएस ऐरावत की एक यूनिट है जो कि पानी में नहीं होगी, जो कि जमीन पर होती है। मतलब कहने का यूनिट का मतलब यह है जहां पर आईएनएस ऐरावत का बैक एंड स्टाफ काम करता है। ठीक है, आईएनएस ऐरावत तो बेसिकली एक शिप है। ठीक है, ये सारे इंडियन नेवल शिप्स हैं, लेकिन हर इंडियन नेवल शिप की अपनी एक यूनिट होती है। तो इसी तरीके से आईएनएस चिल्का की भी अपनी एक यूनिट है। उस यूनिट के अंदर कोविड केयर सेंटर की स्थापना करी गई है इंडियन नेवी के द्वारा। और आईएनएस चिल्का कहां पड़ता है? ये उड़ीसा में है यूनिट। इंडियन नेवी के द्वारा ये जो सेंटर स्थापित किया गया है इसमें 150 बेड की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से 15 बेड ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ है। और इसमें वही पेशेंट्स आ सकते हैं जो कि माइल्ड सिम्टम कोविड पेशेंट है। ठीक है, जिनमें थोड़े लक्षण अगर देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर रेफर किए जा सकते हैं। इस टाइम पर हमारे नेवल एडमिरल कौन है? ये है करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। इंडियन नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की स्थापना करी गई है कोविड 19 के लिए? तो कोविड 19 से निपटने के लिए बाल चिकित्सा टास्क फोर्स की स्थापना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा करी गई है। मतलब कहने का एक ऐसी नई टीम बनाई गई है डॉक्टर्स की, जो कि आने वाले टाइम में बच्चों को अगर कोविड होता है तो उसके लिए पहले से ही तैयार है। क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय है कि बहुत जल्द कोविड की 3rd वेव भी देखने को मिलेगी और एक्सपर्ट्स का कहना है 3rd वेव में इस बार बच्चे ग्रसित हो सकते हैं कोविड से। तो उसके लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की स्थापना कर दी है। पहले से ही महाराष्ट्र तैयार है बच्चों की देखरेख के लिए। महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर तमिलसाई सुंदरराजन। और आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में आप सभी को पता है ममता बनर्जी की सरकार बनी है। तो बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब बंगाल की विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किनको इलेक्ट किया गया है? बंगाल विधानसभा के एक बार फिर से स्पीकर बन गए हैं बिमन बंदोपाध्याय। क्या नाम है इनका? बिमन बंदोपाध्याय। आपको पता है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ये तीसरी बार बनी है। तो ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं वेस्ट बंगाल की। उसी के साथ बिमन बंदोपाध्याय भी 3 बार स्पीकर बन चुके हैं वेस्ट बंगाल के। क्लियर? अभी जो इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं बंगाल के, उसमें बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, ये कितनी सीटें जीती है? ये टोटल 213 सीटें जीते हैं, ध्यान रखना है इस बार। ओके, और बाय द वे आपको बता दूं, आने वाली 10 तारीख को 10 मई को बंगाल के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, वो सब ओथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे राजभवन में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हम लोगों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डे कौन से दिन मनाया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बीआरओ भी बोलते हैं, इसका स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया 7 मई को। आपको पता है बीआरओ की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 7 मई 1960 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके संस्थापक थे
जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। बीआरओ के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। क्या नाम है? राजीव चौधरी। ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ राइट नाउ। बीआरओ एक मिलिट्री की ऐसी संस्था है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत के जितने भी बॉर्डर वाला एरिया है उन सभी पे रोडों का निर्माण करना इसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और पूछ सकता है कि इस बार बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप खुद ही देख लो, 1960 में स्थापना करी गई थी, 2021 चल रहा है ना, इस बार 61वां स्थापना दिवस मनाया गया, 61st। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया, कौन से दिन? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसकी इस बार 2021 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी छोटी थीम एसएससी में बहुत पूछी जाती हैं, बैंक में भी पूछी जाती हैं और रेलवेज में भी। तो आपको ध्यान रखना है, इस बार की वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम थी अनस्टॉपेबल। आपको पता है वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया क्यों जाता है? रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो बेसिकली जन्मदिन होता है किसका? इनका, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेनरी डुनेंट। क्या नाम है? हेनरी डुनेंट। अब ये हेनरी डुनेंट कौन थे? ये बेसिकली बिलोंग करते थे स्विट्जरलैंड से, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 में। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे और ह्यूमैनिटेरियन थे, मतलब मानवता के लिए काम करने वाले थे। लोगों की भलाई के लिए ही इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो इनका नाम क्या है? हेनरी डुनेंट। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 8 मई को, इस वजह से 8 मई को रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। एक चीज और, इतना ही नहीं, हेनरी डुनेंट इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस के फाउंडेशन भी है। और सबसे बड़ी बात जो जान के आपको अचंभा होगा, शायद आप लोगों ने कभी इस चीज पर ध्यान ही ना दिया हो। ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ स्टैटिक जीके में कि नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी। और आपको पता है पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला था। इनका नाम क्या है? हेनरी डुनेंट। अब जरा डेटा उठाकर देखिएगा, 1901 में नोबेल प्राइज विनर यही थे। तो शायद ये चीज जिस पर आपने कभी आज तक गौर नहीं किया होगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द लाउरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021? साल 2021 के लाउरेस की तरफ से स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन डिक्लेयर किए गए हैं? तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किए गए हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और कहां से ये हैं? ये स्पेन से हैं बेसिकली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां से हैं? ये पुर्तगाली खिलाड़ी हैं। बजरंग पुनिया भारतीय हैं। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। लुइस हैमिल्टन पता है ना, कार रेसर हैं। अभी इनको कुछ टाइम पहले नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था इंग्लैंड की रानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द लाउरेस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021? मतलब कहने का सेम इवेंट में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 कौन रही? ये भी प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका रही। नाओमी ओसाका कहां से बिलोंग करती हैं? ये जापान से बिलोंग करती हैं। प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं ये भी। एमसी मैरी कॉम फ्रॉम इंडिया। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो गरबाइन मुगरुजा ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं, ठीक है, गरबाइन मुगरुजा। सोफिया कैनन ये अमेरिकी खिलाड़ी हैं। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।